सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 17 को कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन डी से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है, व्हाट इज मीथेन, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड व्हाई दे आर पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and have low melting and boiling point, and also what happens when this compound bonds in oxygen. So one by one हम इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज मीथेन। अब ये मीथेन क्या होता है? मीथेन क्या है? अल्केन सीरीज का जो पहला हाइड्रोकार्बन है दैट इज मीथेन, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज मीथेन। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। ये कार्बन हो गया, आउटर सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया दोनों के बीच में बॉन्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सो ये हो जाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर डोनेट होता, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट होते तो ये बनाते आयोनिक बॉन्ड। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाई दे आर पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का पोर कंडक्टर क्यों होता है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। सो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। और एक क्वेश्चन पूछा है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बहुत ही वीक होता है। सो वीक है, इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, वो बहुत ही वीक होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन। अगर इस कंपाउंड को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होगा? सो मीथेन है CH4, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो ये देगा आपको कार्बन और उसके साथ वाटर। सो यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और ये 2 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बैलेंस, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड नेम द पार्ट्स। ये जो डायग्राम दिया है इसको आप आइडेंटिफाई करोगे और इसके पार्ट्स के नेम लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर 1, ये इसका पहला पार्ट है। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये इसका पहला पार्ट है। दिस इज ओवरी, ये वाला हिस्सा नहीं, ये ओवरी नहीं, ये फॉलोपियन ट्यूब हो जाएगा आपका। नंबर 1 में जो पार्ट है दैट इज फॉलोपियन ट्यूब। नंबर 2 ये दिखा रहा है और ये है दिस इज योर ओवरी। नंबर 2 ओवरी। नंबर 3 में ये यूट्रस। नंबर 3 यूटेरस, यूटेरस। नंबर 4 ये दिस इज ओपनिंग टू द यूट्रस। ठीक है, ओपनिंग टू द यूट्रस। सो सर्विक्स हो जाएगा नंबर 4 में, सर्विक्स। और नंबर 5 ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका वजाइना। सो हमने ख़त्म कर लिया। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी दिया है, इसके और में भी एक क्वेश्चन आपसे दिया है, आपको दिया है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछा है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और टेस्टिस, इन तीनों का फंक्शन पूछा है आपसे। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और टेस्टिस का फंक्शन। ये जो दोनों हैं ये क्या करते हैं? ये एक अल्कालाइन फ्लूइड सेक्रेट करते हैं और उसके साथ साथ जो स्पर्म है, स्पर्म को नरिश करते हैं। और ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसे बनाता है। स्पर्म बनता है आपका टेस्टिस में और ये स्पर्म अल्कालाइन फ्लूइड और कुछ नरिशर न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे जो स्पर्म है, स्पर्म में थोड़ी सी फ्लूइडिटी आ जाएगी और जो स्पर्म होंगे हमारे वो तो सेल्स है ना, तो सेल्स को क्या होगा, कुछ एनर्जी भी मिल पाएगी। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाउ इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी मिसयूज्ड? बड़ा ही एक सोशियल सा सवाल हमसे पूछ लिया कि जो सर्जिकल मेथड से हम एबॉर्शन करते हैं उसका मिसयूज
कैसे किया जाता है? ये तो एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, आफ्टर कंट्रासेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद उन्हें नॉलेज नहीं होती, सो आफ्टर कंट्रासेप्शन वो क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड से एबॉर्शन करके जो जाइगोट बना है उसे रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हेल्थ है, मदर का जो हेल्थ है, ये हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी या फिर बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और इसका और एक हार्मफुल इम्पैक्ट ऐसा भी है कि फ्यूचर में भी आपको प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और ऐसा भी बहुत केसेस देखा गया है कि बेबी के जन्म होने से पहले हम क्या करते हैं, मदर के यूटरस में अगर जो बेबी बढ़ रहा है, अगर वो कोई गर्ल चाइल्ड है, तो हम क्या करते हैं, बाय सर्जिकल मेथड हम उसे मदर के यूटरस से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक मेल चाइल्ड, हमें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए। ऐसा भी देखा गया है। और इसी केस में भी सिर्फ इसी केस में ही बहुत सारे मिसयूजेस होते हैं, क्योंकि हमें मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड नहीं। तो लोगों का सोच आज कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल contraception pills इन प्रिवेंटिंग contraception। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो ओरल contraception pills है, ओरल contraception pills, ये हमारे लिए क्या हेल्प करता है कंट्रासेप्शन में। सो देखिए, अगर आप ओरल कंट्रासेप्शन पिल्स ले रहे हैं तो क्या होगा, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा। तो जिससे एग रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है, स्टूडेंट ऑफ वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल लैबोरेटरी बाय यूजिंग ए मिरर। कोई स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, एक कैंडल फ्लेम का इमेज अपने स्कूल लाइब्रेरी के वॉल में प्रोजेक्ट करेगा बाय यूजिंग ए मिरर। एक मिरर का इस्तेमाल करेगा उसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया है, व्हिच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड व्हाई। वो कौन से टाइप का मिरर इस्तेमाल करेगा इसके लिए।
तो वो यूज़ करेगा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं ना, तो इसीलिए वो कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ f of the mirror should he place the candle flame to get the magnified image on the wall। तो पूछा है यहाँ पे कि उसे एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। ये आपका ये पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये लड़का ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेगा तो क्या होगा, ये लाइटें पैरेलल गई और जो लाइटें पैरेलल जाएगी वो फोकस से वापस आ जाएगी ऐसे। क्लियर? अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी ऐसे, तो वो यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपको जो इमेज मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसे। और ये इमेज ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, साइज में ये थोड़ा सा बड़ा होगा और यही हमसे पूछा था। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। तो ये रे डायग्राम पूछा था तो हमने पहले ही कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ही यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल। क्या ये लड़का उसी कैंडल फ्लेम का एक डिमिनिश्ड इमेज वॉल पे बना पाएगा, ऐसा पूछा था। स्टेट हाउ, कैसे। इफ योर आंसर इज येस एंड व्हाई नॉट इफ योर आंसर इज नो। अगर ये बनाता है तो कैसे बनाता है आंसर कीजिए, अगर नहीं बना पाएगा तो क्यों नहीं बना पाएगा इसका भी आंसर कीजिए। तो हमारा तो आंसर था येस था, ये जो लड़का है ये बना पाएगा। तो क्यों बना पाएगा, तो ये रहा मेरा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये मिरर का सेंटर पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जॉइन करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, PA लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया F, फोकल लेंथ या फिर फोकस। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, इन्फिनिटी, मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, तो लाइट रे कैसे आएंगे, लाइट रे जब दूर से आएंगे तो बिल्कुल ही वो पैरेलल होंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रे पैरेलल आता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस के डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो सारे लाइट रे आपके यहाँ फोकस पे मीट किए तो यहीं पर ही
एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ही एक डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो हमें यहाँ पे कुछ टर्म दिया है और हमें क्या करना है, एक एक टर्म को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला टर्म है पोल। पोल क्या है उसे डिफाइन करो। पोल, तो ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे ही हम कहते हैं पोल। ठीक है जी, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो मिरर है इसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्फीयर की तरह नहीं दिखता, लेकिन ये स्फीयर की तरह दिखता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हम इसे फिलअप करेंगे तो ये एक स्फीयर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे अगर मैं इन सारे डॉटेड लाइन को अगर जोड़ूंगा तो ये एक स्फीयर का पार्ट हो जाएगा, और ये जो स्फीयर की जो भी सेंटर रहेगी होगी उसे ही मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, अगर इन्हें दोनों को मैं अगर ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक लाइन मिलेगा, और उसी लाइन को ही मैं कहूँगा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल है, ये वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर ये लाइन सेगमेंट को मैं बाइसेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे ठीक बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगी, और उसे ही मैं कहूँगा प्रिंसिपल फोकस। और जो लाइट रे पैरेलल आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रे फोकस से होते हुए ही हमेशा पास करेगी। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करके उसका प्रिंसिपल फोकस दिखाना है। तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया और प्रिंसिपल फोकस ये हो गया। अब मैं एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करूँगा और उसका भी जो प्रिंसिपल फोकस है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो ये है मिरर का सेंटर, दैट इज पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन मुझे मिलेगी, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये लाइन को मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ बीच पे एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज एफ। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच M इज ए मिरर एंड P इज एन ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जिसमें जो ये जो है एम जो है एम ये वाला, ये मिरर है एंड P इज एन ऑब्जेक्ट। ये जो P यहाँ पे दिख रहा है आपको, P थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये मिरर है, ये P जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड Q इज इट्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। और ये जो Q है ये मैग्नीफाइड इमेज है किसका? ये P का। आपका जो P है ये P आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो Q है ये इसका इमेज है। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर एंड वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इमेज Q। अब ये मिरर का टाइप पूछा है और ये जो Q है इसकी प्रॉपर्टी पूछी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये रहा आपके सामने कॉपी। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कॉन्केव मिरर, ये है मिरर का पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, लाइन को ज्वाइन किया तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये लाइन सेगमेंट को मैं बाइसेक्ट करूंगा तो बीच में मुझे एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज F। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट जो पोल और फोकस के बीच में है। ये लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ भी स्ट्रेच कर देता हूँ। अगर कोई लाइट रे से पाल्लाल जाएगी तो वो फोकस के डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। अगर कोई लाइट रे ऐसे पोल के ऊपर अगर गिरेगा ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। किसके बीच में? प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं अगर पीछे की तरफ स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा? तो ये दो लाइटें यहाँ पर इस पॉइंट पे मुझे मिले, तो ये मेरा इमेज है। और यहाँ पे ये जो इमेज है मिरर के पीछे बना, मिरर के पीछे इमेज बना। तो ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। तो ये है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट इमेज, ठीक है। तो हमने सैंपल पेपर 4 को कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद सैंपल पेपर 6 हम करेंगे, नहीं 5 करेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। तो आशा करूँगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा हो, आप और बहुत ही बढ़िया मेहनत करें और दिल से पढ़ाई करें। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें
और आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत ही बढ़िया हो। तो ये मेरी तरफ से दुआ रहेगी, ठीक है। तो चलिए बहुत ही जल्दी हम शुरू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर।